हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी ओलंपियाड एग्ज़ाम जो होने वाली है 19 जनवरी को। उसमें जो आपके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, कैसे प्रश्न आपको पूछे जाने वाला है, उन प्रश्नों के हम अभ्यास करेंगे। तो इसके पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको गणित के, सामाजिक विज्ञान के, अंग्रेजी के ये सारे प्रश्न मैंने करवाया है, उनके अभ्यास कराया है। तो उन वीडियोस को भी जाके आप देखें और वहाँ से समझें कि कैसे आपके ओलंपियाड एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, प्रश्नों का पैटर्न क्या होगा, कैसे कैसे प्रश्न उनमें पूछे जाएंगे। और आज की वीडियो में हम देखेंगे आपका विज्ञान विषय के कैसे प्रश्न आपके ओलंपियाड में आएंगे। तो इसकी क्विज हम कर रहे हैं। तो इन प्रश्नों को आप देखना और वीडियो को पूरा देखना बच्चों, ताकि आपको समझ आए कि कैसे कैसे प्रश्न हम कर रहे हैं ओलंपियाड में। तो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इनमें विज्ञान विषय का आज 50 प्रश्न लेकर आया हूँ। ऐसी और भी वीडियो बनाऊंगा जिनमें 50-50 प्रश्न होंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों मेरे पास, लगभग 200, 250, 300 प्रश्नों की मैंने एक सीरीज़ तैयार की है। उसमें से आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए प्रश्नों को कम कम करके मैं आपको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इनको आप ज़रूर देखिएगा। आज देखते हैं विज्ञान विषय में। सबसे पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा मृतजीवी पौधे का उदाहरण नहीं है। क्या बोला है, नहीं है। तो देखो, मृतजीवी कवक भी होता है ना, कुकुरमुत्ता भी होता है, यीस्ट भी होता है, और अमरबेल जो है ये मृतजीवी नहीं होता। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला अमरबेल आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न तैयार करने हैं। अगला है, दूसरा प्रश्न है आपका, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो क्यों होती है जीवों को भोजन की आवश्यकता, ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है, सही बात है। वृद्धि एवं विकास के लिए भी, ये भी सही है। विभिन्न प्रक्रियाओं के संचालन के लिए भी होती है, हाँ ये भी सही बात है ना। यानी भोजन करेंगे तब तो हमारा यानी जैविक क्रिया संचालित होगी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी में आप सही टिक करेंगे। तो इस प्रकार से भी आप प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। तो ये हुआ बच्चों आपका प्रश्न। अब अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो सूर्य के प्रकाश की तो होती है, बहुत जरूरी है ना। क्लोरोफिल की भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी होती है। हाँ, यहाँ नाइट्रोजन की कोई उपयोगिता नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन ही आपका सही उत्तर होगा। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और भी मिले, और ये प्रश्न आपके हर एग्जाम में काम आएंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा। और आपके वार्षिक परीक्षा के पहले मैं आपको अभी आपके सभी सब्जेक्ट की, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, इन सभी सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनकी सीरीज दूंगा, उनकी एक वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि वो वीडियो आपको मिल सके। चौथा प्रश्न देखते हैं इसमें, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है। तो हम सबको पता है, घटपर्णी है ना, ऐसे घड़े के आकार का होता है, ऊपर क्या है, ढक्कन लगा रहता है ऐसे, है ना, ऐसे ढक्कन रहता है, और वहाँ कीड़े अंदर चले जाते हैं और इसका ढक्कन बंद हो जाता है, सबने पढ़े हैं। तो उस पौधे को क्या बोलते हैं हम, घटपर्णी उसका नाम है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पादपों में संश्लेषित खाद्य का भंडारण के रूप में किया जाता है। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है, तो स्टार्च के रूप में किया जाता है ना। पादप जो होते हैं अपने यानी खाद्य पदार्थ का भंडारण कैसे करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं। ये याद रखना, इसमें क्लोरोफिल नहीं आएगा, ऊर्जा भी नहीं आएगा ना, क्या आएगा, स्टार्च आपका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में प्रमुखतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या है। तो किससे प्राप्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों से। तो सही आंसर क्या होगा, पत्तियां। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 7वां, इनमें से कौन सा मानव अंग मानव के पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। क्या बोला है, पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो अमाशय में तो पाचन होता है ना, बड़ी आंत में भी होता है, फेफड़े में भी होता है, नहीं फेफड़े में नहीं होता है ना, मलद्वार पाचन का ही अंग है, लेकिन फेफड़ा क्या है, नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या आएगा, फेफड़ा आएगा बच्चों। अगला है, अमाशय की आंतरिक सतह तथा पाचक रस स्त्रावित करती है। यानी अमाशय की आंतरिक सतह खालिस्तान तथा पाचक रस स्त्रावित करती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका सही उत्तर होगा, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं करती, एमिनो अम्ल भी नहीं करती, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्त्रावित करती है कौन, अमाशय की आंतरिक सतह। तो इस बात को याद रखना बच्चों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी आपके शारीरिक अंगों से आपको ओलंपियाड में जरूर प्रश्न पूछेगा, तो यहाँ से आप प्रश्न तैयार जरूर करना।
एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? तो अमीबा है एक कोशिकीय जीव, है ना। गाय भी नहीं है, कॉकरोच नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, एक कोशिकीय नहीं है, लेकिन अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं हम क्षुद्रांश। क्या कहते हैं? क्षुद्रांश कहते हैं ना। बृहदांत्र भी नहीं है, मुख नहीं है, क्या है? क्षुद्रांश है। यहाँ पर पूर्ण रूप से पाचन होता है। अगला प्रश्न है, पित्त खालिस्तान में निर्मित होता है? तो सभी को पता है यकृत में निर्मित होता है ना। कहाँ निर्मित होता है पित्त? यकृत में होता है बच्चों। तो इस प्रश्न को आप जरूर से याद रखना, यानी आपके पाचन क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपको ओलंपियाड में, है ना। पेड़ पौधों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, जंतु एवं पादप से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों को आप जरूर से तैयार करना। अगला है, भोजन को चबाने का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है? तो क्या करता है? दांत करता है, सभी को पता है ना, हम दांत के द्वारा भोजन चबाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? किससे नहीं होता? घने बालों वाला जो कुत्ता होता है उससे ऊन प्राप्त नहीं होता है ना। याक से भी ऊन प्राप्त होता है हमें, ऊंट से भी प्राप्त हो जाता है, बकरी से भी प्राप्त होता है, लेकिन घने बालों वाले कुत्ते से ऊन हमें प्राप्त नहीं होता। तो ये आपका सही आंसर होगा। एक बात याद रखना, प्रश्न में नहीं और है क्या पूछा है, इस बात को ध्यान से देखना, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। कई बार पूछा रहता है क्या नहीं है, और आप सही गलत लगा देते हैं, है ना, कि जो है उसको लगा देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन कहलाएगा, सीधी सी बात है ना। अगला देखते हैं, वैज्ञानिक नाम, खालिस्तान का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है ना। किसका वैज्ञानिक नाम है मोरस एल्बा? तो सहतूत का है। इसी प्रकार से और भी वैज्ञानिक नाम आप याद रखिएगा, जैसे आम का मैंगीफेरा इंडिका होता है ना। और भी चीज़ों के होते हैं वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नामों को आप याद रखना। सहतूत का क्या होता है बच्चों? सहतूत का होता है क्या नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मोरस एल्बा होता है। अगला है, किसी वस्तु की उष्णता गर्मी की सॉरी किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की कोटि की माप को क्या कहते हैं? मतलब उष्णता की कोटि की माप को क्या कहते हैं, या गर्मी की कोटि की माप को क्या कहते हैं? तो हम सबको पता है बच्चों, ताप कहेंगे हम, है ना। ऊष्मा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ताप कहेंगे। तो ताप ये सही आंसर होगा। हम बोलते हैं ना कितना ताप हो गया, तो ये क्या है? हम उष्णता नापते हैं इससे। अगला प्रश्न है आपका, मानव के शरीर का ताप नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? डॉक्टरी थर्मामीटर का, है ना। किया जाता है ना, प्रयोगशाला थर्मामीटर का नहीं किया जाता। किसका करते हैं हम? डॉक्टरी थर्मामीटर से हम चेक करते हैं कि कितना टेम्परेचर है, कितना फीवर है, कितना बुखार है। इनमें से ऊष्मा चालक पदार्थ है। इनमें से ऊष्मा चालक पदार्थ है, यानी ऊष्मा का चालक किसमें होता है? यानी जैसे हम कोई चीज गर्म, कैसे गर्म कौन सी चीज होगी? लकड़ी नहीं होती है ना, प्लास्टिक भी नहीं होगा, पिघल जाएगा, जल जाएगा, रबर भी नहीं होगा, लेकिन लोहा होगा, है ना। लोहा क्या है? ऊष्मा का चालक पदार्थ है। तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला है 19वां नंबर, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो सबको पता है 37 अंश सेल्सियस। इस बात को नोट कर लेना बच्चों, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। IMP लगा लो, आपको पूछ सकता है ये। तो मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो 37 अंश सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा कैसा होगा? चालन के लिए, चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, है ना, कि संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, कि विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, या ठंडा नहीं होगा? तो ठंडा नहीं होगा, ये आपका सही आंसर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। किसकी चम्मच को? लकड़ी की चम्मच को, है ना। तो इसका दूसरा सिरा जो है नहीं होगा ठंडा। क्यों? क्योंकि इसमें चालन नहीं होता है। ये बात याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 21, स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यानी क्या स्वाद में खट्टे होते हैं? तो अम्ल होते हैं खट्टे, क्षार नहीं होता है ना, लवण भी नहीं होता, सूचक भी नहीं होता, क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो कड़वा क्या होता है? क्षार होता है कड़वा, है ना। अम्ल नहीं होता, लवण भी नहीं होता, और सूचक नहीं होता। कड़वा क्या होता है? क्षार। और अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। अगला है, खालिस्तान उदासीन होते हैं, उदासीन क्या होता है? तो लवण उदासीन होता है, अम्ल खट्टा होता है, क्षार क्या होता है? कड़वा होता है, लेकिन लवण जो है ये उदासीन होगा। तो ये आपका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला है, इनमें से प्राकृतिक सूचक नहीं है, क्या नहीं है? तो फिनाल्थेफेलन, है ना।
सॉरी फिनोल्फथैलिन। फिनोल्फथैलिन जो है ये क्या है, प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो ये आपका सही आंसर होगा। गुड़हल की पंखुड़ियाँ प्राकृतिक सूचक है, लिटमस भी है और हल्दी भी है। सही आंसर क्या होगा, फिनोल्फथैलिन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, तो कैसे होता है, शक्कर का जल में घुलना नहीं होगा, है ना। लोहा का चुंबक बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध से दही बनना, हाँ ये सही आंसर होगा। दूध से दही बनना क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को नीला थोथा कहा जाता है, तो कॉपर सल्फेट को कहते हैं। याद रखना, आपने पढ़े हो, है ना, 6 क्लास में, 7th में भी पढ़े और 8th में भी है ये, कि कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब दो कोई चीज़ है, इनको मिला के तीसरी कोई चीज़ बना दिए, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल खालिस्तान गुणों में परिवर्तन होता है, तो सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाएंगे, भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे, यानी उनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है, कुछ पदार्थों को खालिस्तान के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, तो क्रिस्टलीकरण के द्वारा कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके यानी उनको शुद्ध अवस्था में प्राप्त हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संबंध में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है, तो मौसम कहलाती है ना। जलवायु नहीं कहलाएगी, क्योंकि प्रतिदिन जलवायु थोड़ी बदलती है ना, अनुकूलन भी नहीं होगा। लेकिन मौसम है, बदलता रहता है, आज गर्मी लग रही है, कल थोड़ी ठंडी हो जाएगी, परसों बारिश हो जाएगी, तो ये मौसम क्या है, बदलता रहा, तो प्रतिदिन जो बदलता है वो क्या कहलाएगा, मौसम कहलाएगा। याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है, मौसम में सभी परिवर्तन खालिस्तान के कारण होते हैं, तो सूर्य के कारण होते हैं ना, आकाश के कारण भी नहीं, चंद्रमा के कारण भी नहीं, सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य की अपनी स्थिति बदलने के कारण मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, मौसम को निर्धारित करने वाला घटक नहीं है क्या, पर्यावरण। पर्यावरण मौसम को निर्धारित नहीं करता, तापमान से भी मौसम का निर्धारण होता है, आर्द्रता से भी, वर्षा से भी, लेकिन पर्यावरण नहीं करता है। क्या पूछा है यहाँ, नहीं है पूछा है, तो पर्यावरण आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना है किसी ध्रुवीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, उपमहासागर में या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, तो आपका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, है ना। मतलब जो जिनके शरीर में धारियां पाई जाती है वो कैसे वन में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में अधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इसका आंसर होगा बच्चों गर्म एवं आर्द्र, है ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन क्या करेगा, गर्म एवं आर्द्र ही करेगा, है ना। मध्यम तापमान तो नहीं करेगा, सर्द भी नहीं करेगा, गर्म एवं आर्द्र इसमें सही आंसर होगा। अगला है, पवन खालिस्तान वायु है तो कैसी है, गतिशील है। पवन गतिशील वायु है, स्थिर नहीं है, गतिशील है ना, गतिशील है। सामान्य भी नहीं है, पवन हमेशा एक सी सामान्य नहीं होती है, बदलती रहती है, तो सामान्य नहीं होगा, स्थिर भी नहीं होगा, गतिशील वायु है पवन। जलवाष्प वाली पवन क्या लाती है, तो वर्षा लेकर आती है, यानी जिन हवाओं में क्या होता है, जलवाष्प होता है, वो वर्षा लेकर आती है। चक्रवात नहीं होगा, चक्रवात और जो चक्रवात, आंधी तूफान, इनमें गर्म हवाएं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती, तो कहाँ नहीं होती, चेन्नई में, मंगलुरु में, अमृतसर में या पुरी में, तो अमृतसर आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे चक्रवात आने की संभावना बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है, सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण क्या कहलाता है, तो मृदा कहलाता है ना, यानी सेल के कण हैं और ह्यूमस, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा, तो ये मृदा कहलाएगा। सतह भी नहीं और भूपर्पटी भी नहीं होगा आपका आंसर। सेल कणों के आंतरिक मृदा में होते हैं, क्या होते हैं, तो खनिज होते हैं, जैव पदार्थ और वायु एवं जल, ये सभी होते हैं।
अगला प्रश्न है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है किसमें होती है? बालुई मृदा में नहीं होती। जल ये ज़्यादा जल को सोख नहीं सकता, है ना। फिर मृणमय मृदा में इसमें भी नहीं होती। दोमट, हाँ दोमट मिट्टी जो होती है, दोमट मिट्टी जो आपकी होती है, इसमें क्या होती है? जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, जल को बहुत देर तक धारण कर सकता है ना। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट क्या कहलाती है? तो मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मृदा परीक्षण नहीं कहलाएगी, आधार सेल भी नहीं होगा, है ना। ये क्या कहलाएगा? मृदा परिच्छेदिका कहलाएगी, यानी मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट, है ना। देखे होगे आपने खेतों की मृदा, ऐसे ऐसे क्या बन जाते हैं, उनमें काट बन जाते हैं। तो ये क्या है? ये वो क्या कहलाती है? मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण के क्या कारण हैं? तो प्लास्टिक एवं पॉलीथीन, उर्वरक एवं कीटनाशक, हाँ ये भी हैं। कारखानों एवं अस्पतालों से निकले अपशिष्ट पदार्थ, हाँ ये भी हैं। मतलब प्लास्टिक एवं पॉलीथीन से भी मृदा प्रदूषण होता है, यानी मिट्टी में प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, तो उससे मृदा प्रदूषण होगा, है ना। कीटनाशक के छिड़काव करने से भी मिट्टी खराब होती है, मृदा का प्रदूषण होता है। कारखानों और अस्पताल से निकलने वाले जो अपशिष्ट है, इनसे भी होता है। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा बच्चों। तो प्रदूषण से भी आप बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो प्रदूषण वाला चैप्टर भी आप तैयार कीजिएगा, ताकि आप अपने एग्जाम में सफल हो सके, पास हो सके। अगला है, श्वसन तंत्र से संबंधित अंग है, कौन सा है? आहार नाल नहीं है, ये भोजन से संबंधित है ना। अमाशय भी नहीं है, फेफड़े भी नहीं है, क्या है? सॉरी फेफड़े हैं, हाँ फेफड़े से हम श्वसन लेते हैं। तो फेफड़े क्या है? श्वसन तंत्र से संबंधित है, यकृत नहीं है। तो सही आंसर आपका फेफड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी जीव श्वसन क्रिया में क्या लेते हैं? तो सभी जीव क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ये पता है हमको। कार्बन डाइऑक्साइड सभी जीव नहीं लेते, नाइट्रोजन भी नहीं, सल्फर भी नहीं, है ना। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो आपका सही आंसर क्या? ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस हम सांस के द्वारा लेते हैं, सभी को पता है। अगला प्रश्न है आपका, ग्लूकोज का द्विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? कोशिकीय श्वसन कहेंगे, है ना। जीव की कोशिकाओं में जो श्वसन होता है वो क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय नहीं कहलाएगा, वायवीय भी नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कोशिकीय श्वसन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनके किसके द्वारा करती है? फेफड़ों द्वारा नहीं करती, है ना। क्लोमों द्वारा भी नहीं करती, श्वास रंध्रों के द्वारा उनमें वायु प्रवेश करती है। किसमें? तिलचट्टों में। अगला प्रश्न है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर क्या होती है? तो विश्राम अवस्था में क्या होती है? 15 से 18 प्रति मिनट होती है श्वसन दर, है ना। यानी 15 से 18 बार वो श्वास अंदर बाहर करता है, यानी 1 मिनट में। विश्राम अवस्था में अगर बैठा है, खेल नहीं रहा, कूद नहीं रहा, अगर शांत बैठा है तो, ठीक है, याद रखिएगा 15 से 18 प्रति मिनट होती है। उच्छ्वसन के समय पसलियां कैसी होती है? बाहर की ओर गति करती है? नहीं करती। नीचे की ओर करती है? हाँ नीचे की ओर गति करती है पसलियां, है ना। उच्छ्वसन के समय यानी जब इधर उधर तेज दौड़ लेते हैं, भाग लेते हैं, तो हमारी पसलियां क्या होती है कि नीचे की ओर गति करती है ना। कभी छू के देखना, ऐसे धक 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 ऐसे चलता रहता है ना, बहुत तेज तेज से, तो नीचे की ओर गति करती रहती है। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है, वह क्या है? तो वह क्या है? लैक्टिक अम्ल है, याद रखना। अत्यधिक व्यायाम, जब हम बहुत व्यायाम करते हैं, है ना, कसरत करते हैं, तो कैसा होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी टांगों में क्या होता है? संचयन होता है, ऐंठन होने लगती है। तो किस पदार्थ के कारण होती है? ये लैक्टिक अम्ल के कारण होती है, जल के कारण भी नहीं, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, लैक्टिक अम्ल आपका सही आंसर होगा। तो ये हुए बच्चों आपके विज्ञान विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपके ओलंपियाड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मैंने आज कंप्लीट करवाया है। अगली बार आपका अंग्रेजी ओलंपियाड भी करवाऊंगा, और अभी विज्ञान के और भी प्रश्न बचे हैं, ऐसे 200-250 प्रश्न की सीरीज़ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि वे वीडियो भी आप ज़रूर से देख सकें। धन्यवाद।